हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे चैनल स्टडी विद आलोक में। और फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए नेट का जो पेपर हुआ था दिसंबर 2023 वाला। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 1 है वह ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया था, लेकिन इसका पार्ट 2 अपलोड नहीं हो पाया था कुछ कारणवश। लेकिन इसका पार्ट 2 भी आज अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए हमारे साथ और देखते हैं कि किस प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आए हुए थे। क्योंकि फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन होने वाले हैं आपके यूपी हायर वाले। ठीक है, तो हायर के जो एग्जामिनेशन है वह होंगे, पीजीटी के होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो सोशियोलॉजी के जो प्रश्न होते हैं वह रिपीट होते हैं कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो 2012 से लेकर के 2023 तक का अभी तक का सारा पेपर अपलोड है। आप सभी लोग एग्जामिनेशन के पहले उसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं। तो आइए पुनः इस पेपर को हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो प्रश्न है इसमें 101 नंबर का, और यहाँ पे जो 100 तक था प्रश्न वो ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 101 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक कथन दिया गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि सूचनात्मक अर्थव्यवस्था वैश्विक है, ये कहा जा रहा है। फिर दूसरा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से भिन्न ऐतिहासिक रूप से अब आज का एक यथार्थ है। तो पहले को देखेंगे, यानी सूचनात्मक जो आपका है। ठीक है, सूचनात्मक अर्थव्यवस्था वैश्विक है, ये वो मैनुअल कैस्टल्स वाला है नहीं, सूचना समाज वाला। ठीक है, तो सूचनात्मक अर्थव्यवस्था वैश्विक है, तो बिल्कुल सही बात है। यानी पहला जो कथन है वो आपका क्या हो गया, कथन सत्य है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था से भिन्न ऐतिहासिक रूप से अब क्या है, आज का एक यथार्थ है। तो बिल्कुल दोनों फ्रेंड सही बात है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ये पेन थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है। हाँ, तो फ्रेंड्स ये आपका ऑप्शन जो 1 है, कथन 1 और कथन 2 क्या हो गया, दोनों चीजें सत्य हो गई। तो इस पे थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। कभी कभी पहला वाला सत्य होता है लेकिन दूसरा सत्य नहीं होता है, तो वो ऑप्शन आपका चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो कथन 1 है वो भी सही है, और जो कथन आपका सेकंड है वो भी सही है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सर्वेश्वरवाद का तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो सर्वेश्वरवाद का तात्पर्य क्या है ये बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यह मत कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, यह मत कि केवल एक ईश्वर का अस्तित्व है, अनेकों ईश्वर में विश्वास, यह मत कि ब्रह्मांड ही ईश्वर है, एक पथ या अन्य में विश्वास हो। ये लगभग देखा जाए तो वो जो है ना अगस्त कॉम्ट वाला एक ईश्वरवाद बहुदेववाद, तो मतलब किस तरीके से है। ठीक है, तो ये एक पथ या अन्य में विश्वास का अभाव, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, केवल डी वाला, यानी एक मत की ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर है। ठीक है, एक मत की ब्रह्मांड क्या है, ईश्वर है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। ठीक है, ये सर्वेश्वरवाद का होता है। ठीक है, यानी सभी का मानना है कि ब्रह्मांड ही क्या है, एक मत सभी का है कि जो ब्रह्मांड है वो क्या है, ईश्वर है। ठीक है, यह मत, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। और यहाँ पे केवल जो डी नंबर है यानी 3 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो केवल जो 3 वाले पे क्या है, डी, यानी कि यह मत कि ब्रह्मांड ही क्या है, ईश्वर है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है इसमें कि सांसारिक जगत को स्वीकार करने वाले 9 धार्मिक आंदोलन निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो सांसारिक जगत को स्वीकार करने वाले जो 9 धार्मिक आंदोलन निम्नलिखित में से कौन से हैं वो ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 यानी कि आत्मविज्ञान का चर्च और अनुभवातीत मनन। ठीक है, तो ए और बी इसमें हो जाएगा। ठीक है, ए और बी, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये सब चीजें इसमें नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ जनजातियां दिख रही है ना, हो, भोटिया, उराव, भुइयां, और ये कहाँ पे निवास करती हैं ये बताना है। ठीक है,
देखा जाए तो फ्रेंड्स ये इनके युवा गृह का नाम है, ठीक है। तो युवा गृह का नाम दिया गया है और जनजातियां दी गई हैं, ठीक है। तो ये बताना है, इसको देखना है कि हो कहाँ पे रहती है, भोटिया, ओराव और भुइयां। तो इसमें जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4। इसे एक बार हम लोग मैच कर देंगे, मैच भी कर लेते हैं। हो कहाँ पे कौन सा युवा गृह है, रंगबंग, ठीक है। तो ए का नहीं, ए का हो जाएगा सेकंड, हो का क्या होगा, सिंह या बोग्गा इसको कहते हैं, ठीक है। और बी का आपका हो जाएगा थर्ड, यानी भोटिया को क्या कहते हैं, रंगबंग, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा सर के लेक्चर में भी, सर ने जब पढ़ाया था। और सी का 4, ओराव का क्या हो जाएगा, जोन केरपा, ठीक है, जोन केरपा। और भुइया का क्या होगा, धांगर बसा, ठीक है, भुइया का क्या होगा, धांगर बसा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन 4 वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे। वाई मैरिज मैटर्स नामक निबंध के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, न्यू है, आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। कौन सा है कि वाई मैरिज मैटर्स नामक निबंध के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इसका कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे कैटलिन फ्लैगन, ठीक है। तो कैटलिन फ्लैगन महोदय हो जाएंगे। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे जो है सूची दी गई है और पुस्तकें दी गई हैं, ठीक है। तो रॉबिन फॉक्स की, लीला दुबे, इरावती कर्वे, पॉलिन कोलेंडा, ठीक है। तो इन लोगों का ये आपके राइटर्स हैं और ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, कहीं ना कहीं पूछी भी जाती है। इरावती कर्वे वगैरह की तो हर एग्जामिनेशन में पुस्तक पूछी जाती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ए का जो है फोर्थ, यानी रॉबिन फॉक्स की पुस्तक कौन सी हो जाएगी, किनशिप एंड मैरिज। और लीला दुबे की क्या हो जाएगी, बी का थर्ड, यानी जो है सोशियोलॉजी आप किनशिप, ठीक है। और सी का सेकंड, यानी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इरावती कर्वे। और पॉलिन कोलिंडा की पुस्तक कौन सी हो जाएगी, रीजनल डिफरेंस इन फैमिली स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट हो गया। अगला है इंटरसेक्शनलिटी शब्द का सृजन निम्नलिखित में से किसने किया है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो प्रीवियस ईयर बताया है मैंने, ये नहीं कि पूरे प्रश्न ही आ जाते हैं, लेकिन यही सब जो कुछ चीजें न्यू भी देखिए हमें मिलती हैं, ठीक है। नेट ऐसा ब्रॉड लेवल पे आपका सब सिलेबस है इसका, कि इसमें सभी सिलेबस इंक्लूड हो जाते हैं आपके हायर वगैरह के, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये टर्म्स दे दे, अब ये एकदम न्यू है, लेकिन कोई रिवाइज करके नहीं जाएगा, और मान लीजिए कि आपके जो आने वाले एग्जामिनेशन है उसमें पूछ लिया, तो यही होगा ना कि अरे नेट में आया हुआ था, एक बार काश देखे होते कहीं पे, ठीक है। तो इसीलिए मान लीजिए कि 2-4 प्रश्न भी अगर आपके कहीं से सही हो जा रहे हैं, तो यहीं से आपका मेन जो है 1 ही 2 नंबर से किसी का इंटरव्यू, किसी का सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। कंपटीशन वाले एग्जामिनेशन में जो लोग दे रहे हैं वो देख ही रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर को देखना बहुत ही जरूरी है। तो इंटरसेक्शनलिटी शब्द का सृजन निम्नलिखित में से किसने किया था, ये बताना है। तो किसने किया था फ्रेंड्स, ये किया था किम्बले क्रेंसा, ठीक है। किसने, किम्बले क्रेंसा महोदय ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन जो थर्ड है वो हमारा क्या है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। आधुनिक विज्ञान में सिद्धांतों का एक प्रमुख लक्षण है, तो कौन सा है। आधुनिक विज्ञानों में सिद्धांतों का एक प्रमुख लक्षण, सिद्धांत को ही अंतिम व्याख्या माना जाता है, सिद्धांत को सर्वथा कतिपय स्थायी स्वरूप माना जाता है, सिद्धांत एक परिकल्पना मात्र है, सिद्धांत तथ्यों की एक व्याख्या होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका जो होगा करेक्ट आंसर वो होगा आपका ऑप्शन 2, यानी सिद्धांत को सर्वथा कतिपय अस्थायी स्वरूप का माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अध्ययन अभिकल्प नहीं है। तो अनुप्रस्थ परिच्छेदीय, साक्षात्कार, अनुप्रस्थ सांस्कृतिक या अनुदैर्घ्य। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स साक्षात्कार। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन अभिकल्प नहीं है, तो ये साक्षात्कार। बाकी अनुप्रस्थ परिच्छेदीय, अनुप्रस्थ सांस्कृतिक, अनुदैर्घ्य ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला इसमें है, समाज के विभिन्न प्रकार कौन से हैं। तो कृषक समाज, औद्योगिक समाज, आधुनिक समाज, शिकार एवं संग्रहण समाज। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। तो थर्ड वाला होगा, यानी कृषक समाज, फिर औद्योगिक समाज, और फिर आपका शिकार एवं संग्रहण समाज, ठीक है। तो समाज के विभिन्न प्रकार कौन से हैं, ये वाले हो जाएंगे, यानी कृषक, औद्योगिक और शिकार एवं संग्रहण समाज। तो ये आपका ए बी डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे।
यहाँ पे देखिए परिकल्पना है और उनके समाजशास्त्री हैं, ठीक है। तो यानी ये जो जैसे नेटवर्क समाज अभी मैंने ऊपर बताया था ना, किसका था, मैनुअल कैस्टल्स का नाम मैंने लिया था। ध्रुवीय आधुनिकता जिसको कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में परा आधुनिकता, स्वाबोधक आधुनिकता, ठीक है। तो ये सब जो सारी चीजें हैं ये बतानी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, यानी ए का सेकंड जो है नेटवर्क समाज, ठीक है। नेटवर्क सोसाइटी की बात कौन करता है, ये हो जाएगा आपका मैनुअल कैस्टल्स, मैंने अभी बताया। और ध्रुवीय आधुनिकता तो बी का हो जाएगा जिगमेट बॉमेन, ठीक है। तो जिगमेट बॉमेन आपका हो जाएगा, और सी का हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर। परा आधुनिकता ये किसका है, एंथोनी गिडिंग्स। और स्वाबोधक आधुनिकता ये किसका होगा, ये होगा उलरिच बेक का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन 1 है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित समाजों में जन समाज कौन सा है, तो निम्नलिखित समाजों में जन समाज कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, यानी औद्योगिक समाज को क्या कहते हैं, जन समाज कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट के मर्टन द्वारा प्रस्तावित इतिहास और साइंस के तत्व क्या हैं, सार्वभौमवाद, मानववाद, साम्यवाद, या तटस्थता, या संगठित संशयवाद, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन डी, यानी ए सी डी और ई। तो ए हो गया आपका, फिर हो जाएगा सी सार्वभौमवाद, फिर साम्यवाद, फिर क्या होगा तटस्थता, और फिर होगा संगठित संशयवाद, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। 114 नंबर यहाँ पे दिया गया है, एलटी हॉब हाउस ने बौद्धिक विकास के संदर्भ में समाज का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, इन वर्गीकरणों श्रेणियों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे बी में यानी बी आदिम समाज में संचालित विचारों के तत्वों का निर्माण, फिर आपका ए प्राचीन कालीन पूर्व जो बेबीलोनिया, मिस्र एवं प्राचीन चिन्ह में आद्य थे, फिर आपका डी वाला आ जाएगा, यानी ये क्रम है परवर्ती पूर्व चीन फिलिस्तीन में भारत में जो परावर्तन के कारण हुए, फिर सी वाला आपका हो जाएगा यूनान में आलोचनात्मक विस्थित विचार जो है, और फिर आपका जो है ई वाला होगा, ठीक है। क्या होगा आपका ई वाला हो जाएगा, यानी कि जो प्रायोगिक पुनर्संरचना के जो चरण है, यानी आधुनिक विज्ञान जो डेवलप हुआ, तो इस प्रकार से ये आपका बी वाला है जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि सूचना संचार प्रौद्योगिक क्रांति ने उत्तर औद्योगिक समाज के विकास में योगदान निम्नलिखित में से किसके माध्यम से मार्ग प्रशस्त किया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी ए बी और सी आपका, ठीक है। तो ए बी और सी मूर्त वस्तुओं के उत्पादन को वस्तुपरक विचारों, ठीक विचारों यानी कॉमेडिफाइड आइडियाज में हस्तांतरित कर दिया, फिर यांत्रिक कौशल से डिजिटल कौशल में हस्तांतरित कर दिया, फिर शिक्षित एवं रचनात्मक जो पर्यवेक्षण का न्यूनीकरण कर दिया गया, ठीक है। तो ए बी और सी यानी कि इसमें सेकंड वाला जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। समय विहीन समय की अवधारणा, ठीक है, समय विहीन समय की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा आप लोग, किसके द्वारा की गई है फ्रेंड्स, ये की गई है मैनुअल कैस्टल्स, ठीक है, मैनुअल कैस्टल्स के द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्न में से किसने संस्कृत के मिश्रित प्रकारों को स्थानीय विषय और सहभागी में वर्गीकृत किया है, तो ये किसने किया है, ये किया है डी, यानी जी ए आत्मन योंग बर्बा, ठीक है। तो आलमंड योंग बर्बा का नाम आता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। सामाजिक न्याय निम्नलिखित में से किसके वितरण के संबंध में न्याय है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी, यानी जो है इसमें सामाजिक न्याय निम्नलिखित में से किसके वितरण के संबंध में न्याय है, तो आपका संपत्ति, फिर जो है अवसर, और फिर आपका प्राधिकार, ठीक है। तो ये वाला आपका जो ऑप्शन थर्ड है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस जनगणना में व्यक्तियों की शारीरिक असक्तता, अंधे, बाधिर एवं मूक की श्रेणियां प्रारंभ की गई, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, यानी 1881 में, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस जनगणना में व्यक्तियों की शारीरिक असक्तता यानी अंधे, बाधिर एवं मूक की श्रेणियां प्रारंभ की गई, तो ये की गई थी
1881 में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने अस्थिर परिवार शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लर्न करके रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने अस्थिर परिवार शब्द का प्रयोग किया है, तो ये बताना है हमें। तो ये किसने किया है फ्रेंड्स, ये किया है लिपले महोदय ने। किसने, लिपले महोदय ने। तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है कि गहन परिस्थितिकी सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो नहीं पर विशेष फोकस करिएगा। अगर सही है तो दूसरा होगा, नहीं है तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताना है। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका जो क्वेश्चन होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। यानी मनुष्यों को अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकृति की समृद्धि एवं विविधता को कम करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। मनुष्यों को अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रकृति की समृद्धि एवं विविधता को कम करने का कोई अधिकार नहीं है। तो गहन परिस्थिति के सिद्धांत में ये बताना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये जो होगा थर्ड वाला, ये जो है सही है, यानी ये करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे यहाँ पे कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग आ रिसर्च स्टडी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, रिसर्च क्वेश्चन, डाटा कलेक्शन, लिटरेटिव रिव्यू जो आपका हो गया, राइटिंग अप हो गया, डाटा एनालिसिस हो गया, ठीक है। तो इसमें बताना है, इसका सीक्वेंस प्रॉपर बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो इसमें देखेंगे तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स डी, ठीक है। इसका डी होगा। डी में यानी कि जो करेक्ट होगा वो सीक्वेंस देख लेते हैं। तो पहले सी आपका होगा, ठीक है, और उसके बाद में फिर ए हो जाएगा, फिर उसके बाद में बी वाला होगा डाटा कलेक्शन, फिर उसके बाद में ई, ठीक है, डाटा एनालिसिस, फिर लास्ट में होगा क्या, राइटिंग अप, ठीक है। तो डी वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा आपका स्टेप हो गया। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। एंथोनी गिडिंग्स की निम्नलिखित पुस्तकों का सही कालक्रमानुसार कौन सा अनुक्रम सही है, ठीक है। तो एंथोनी गिडिंग्स की इस बार पुस्तक पूछी गई, कभी दुर्कीन कभी स्पेंसर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तक कोई ना कोई एक वैसे भी पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ये बताना है इसका कालक्रम। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी थर्ड वाला करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो है सबसे पहले बी कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी, फिर आपका सी न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड ये दुर्कीम की पुस्तक है। न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, दो प्रश्न तो आपका यहीं पे कंफ्यूजिंग बन जाता है लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ए वाला हो जाएगा द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी, ये हो जाएगा। और फिर डी द रनवे वर्ल्ड हाउ ग्लोबलाइजेशन एंड शेपिंग आवर लाइफ्स, ठीक है। तो रनवे की बात भी इन्होंने पूछ लेते हैं, कभी कभी टर्म सी पूछ लिया जाता है कि किसने प्रयोग किया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हुआ। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे एलएच मॉर्गन जो है लिस्टेड 5 डिफरेंस, जो वही परिवार का उन्होंने उद्भव का कारण बताया था, उसको बताना है फ्रॉम्स और फैमिली, वही जो सीपीएसपीएम का जो बताया गया एवोल्यूशन, वो बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये करेक्ट बताना है। तो इसका जो करेक्ट होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बी पहले द कॉन्सिक्वेंसेस फैमिली, फिर आपका ए द जो पुनालुअन फैमिली, फिर आपका डी वाला हो जाएगा जो मोनोगैमस, ठीक है, फैमिली, और उसके बाद में फिर सी द पैट्रियोकल फैमिली, और फिर जो हो जाएगा आपका ई हो जाएगा, ठीक है। आपका ई तो यहाँ पे ऑप्शन में ही नहीं दिए हैं, लेकिन ए बी सी डी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर दिए हैं। ए बी सी और ये डी होना चाहिए, ठीक है, ये डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सी की तरह लग रहा है, और ये जो आपका है ये ई होगा, ठीक है। तो देखिए इसीलिए ये प्रश्न गड़बड़ भी हुआ यहाँ बताने पे ना। तो अब इसको फिर से हम लोग एक बार सही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो ये सीक्वेंस ही गलत इन्होंने दिया है, ए बी और सी 2 बार कर दिया। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, द कॉन्सिक्वेंस जो फैमिली थी, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सबसे पहले।
फिर आपका ए हो जाएगा पुनालुअन, फिर उसके बाद में सी हो जाएगा, ठीक है, यानी जो पेट्रियोकल था, ठीक है, तो पेट्रियोकल हो जाएगा सी वाला, और फिर आपका होगा डी, क्या होगा, डी वाला होगा। पहले बी हो गया आपका, फिर ए हो गया, ठीक है, बी हो गया, ए हो गया, और फिर ये डी नहीं, ये सी होगा पहले, ठीक है, और फिर उसके बाद में डी होगा, और फिर लास्ट में ई होगा, क्योंकि जो मोनोगैमस फैमिली है, एकाकी परिवार, ठीक है, यहाँ पे मैं नोट भी कर दे रही हूँ, सी पी एस पी एम, ठीक है, ये इसका है पूरा जो लर्न करने का तरीका है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सी मतलब क्या हो गया, यही कंसीग्यूनिस फैमिली, ठीक है, फिर पी आपका पुनालुअन हो गया, फिर यस यानी सिंडेस्मियन, तो अब देखिए सी हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिए, ये डी कर दिए, इसीलिए कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है, तो डी हो जाएगा आपका, और फिर पी, पी मतलब पुनालुअन आपका हो गया, और फिर यम सबसे लास्ट में आएगा, यानी ये मोनोगैमस जो फैमिली है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इससे आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो ये बी वाला जो है वो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग कर दिए हैं, ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन आप लोग इस कोड को ध्यान रखिएगा तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे पुस्तकें दी गई हैं और उनके राइटर हैं। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन बहुत बार पुस्तक पूछी गई है, ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर में भी देखा होगा, नेट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी, ये भी बताया एंथोनी गिडिंग्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉडर्निटी एंड द होलोकॉस्ट, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जामिनेशन में पूछी गई है, ठीक है, तो इसका क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसका जो फ्रेंड्स होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यानी द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ये किसकी है, ए का फोर्थ यानी लियोटार्ड की बहुत फेमस पुस्तक है, ठीक है, और उसके बाद में बी का हो जाएगा थर्ड यानी द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, ये है किसकी है, जॉन बार्डलार्ड की, ठीक है, तो ये भी है। सी का हो जाएगा सेकंड एंथोनी गिडिंग्स की द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी, और मॉडर्निटी एंड द होलोकास्ट ये हो जाएगा जिगमेंट बॉमेन की पुस्तक, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, थर्ड हो गया आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बिलंगी वेशधारी महिला से संबंधित है, तो ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन 1 यानी वह महिला जो दो नियमित तौर पर पुरुष के सदस्य कपड़े पहनती है उसको क्या कहते हैं, बिलंगी वेशधारी महिला, ठीक है, तो आजकल तो देखा ही जा रहा है सब चीजें, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि तकनीकी विकास को संवर्धन करने वाले सामाजिक कारक कौन से हैं, ठीक है, तो तकनीकी विकास को संवर्धन करने वाले जो सामाजिक कारक हैं वो कौन से हैं, तो ये बताना है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी ए बी और डी, सामाजिक गतिशीलता, आविष्कारों को पुरस्कृत करने की नीति और विशेषीकरण, ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके, तो ऑप्शन ए जो है हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। एक संतोषजनक सांख्यिकी इकाई में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, तो कौन कौन से होने चाहिए, उपायुक्तता, स्पष्टता, परिमाणात्मकता एवं उनकी तुलनात्मकता या लचीलापन, तो इसमें कौन सा होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी ए बी और सी, क्या होने चाहिए, उपयुक्तता भी होनी चाहिए, स्पष्टता भी होनी चाहिए और परिमाणता एवं उनकी तुलनात्मकता, ठीक है, तो इस प्रकार से ए बी सी ये तीनों चीजें होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। लेवी स्ट्रास की निम्नलिखित कृतियों का कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए अब इनकी पुस्तक का पूछ लिए हैं लेवी स्ट्रास के, तो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, द सेवेज माइंड, द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, इंट्रोडक्शन टू अ साइंस ऑफ माइथोलॉजी, ठीक है, तो ये इनकी पुस्तकें हैं, ये इनका कालानुक्रम बताना है कि कौन सी इन्होंने पहले लिखी है, ठीक है, तो ये बताना है, तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें, बी वाला, ठीक है, क्या हो जाएगा बी, बी यानी कि सबसे पहले सी लिखे थे द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, फिर आपका इन्होंने क्या लिखा था ए यानी स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिर आपका बी वाला द सेवेज माइंड, ठीक है, और फिर इन्होंने लास्ट में लिखा इंट्रोडक्शन टू आ साइंस ऑफ मेथोडोलॉजी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग लर्न करके रखिएगा, आगे एग्जामिनेशन में भी पूछी जा सकती है पुस्तकें और आती भी है क्योंकि आपके थिंकर्स में हर जगह ये इंक्लूड है।
चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि ग्रामीण विकास परियोजना के नियोजन और क्रियान्वयन के निम्नलिखित सोपानों का सही अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो लाभार्थियों का चयन, आधार रेखा सर्वेक्षण, अनुवेक्षण, मूल्यांकन, कार्यक्रम का निष्पादन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो पहले बी, फिर ए, फिर आपका हो जाएगा बी वाला, और फिर आपका जो है ई, और फिर सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। शिक्षा संस्थान एक औपचारिक नौकरशाही संरचना के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो सामाजिकरण, ज्ञान का संचय, संस्कृति की नई प्रणाली बनाने के लिए, संस्करण के लिए। तो इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो ये होगा ऑप्शन जो 3 है वो सही होगा। ठीक है, यानी सामाजिकरण करता है, ज्ञान का संचय करता है, संस्करण के लिए करता है, लेकिन संस्कृत की नई प्रणाली बनाने के लिए ये नहीं करता। तो ऑप्शन 3 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे अगला है कि मार्क्स ने अपनी किस रचना में द कॉमोडिटी फॉर्म के विषय में लिखा है। तो किस में लिखा है ये बताना है। तो किस में लिखा है फ्रेंड्स, दास कैपिटल में। ठीक है, किस में लिखा है, दास कैपिटल में। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी सारी पुस्तकें भी हैं। द जर्मन आइडियोलॉजी, द पार्टी ऑफ फिलोसफी, द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस। तो ये भी लर्न करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए निम्नलिखित में से किसे गुणात्मक दृश्य श्रव्य डिजिटल पद्धति नहीं माना जाता। तो किसे नहीं माना जाता है, अखबार को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से समाज विज्ञानी फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी से संबंधित हैं। तो एंथोनी गिडिंग्स, मार्क्यूज, हार्खीमर या एरिक फ्रॉम। तो इसमें कौन से हो जाएंगे, बी, बी यानी मार्क्यूज, फिर आपके हार्खीमर और फिर एरिक फ्रॉम। ठीक है, तो ये तीनों लोग हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हायर के भी एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि दुर्खीम की कौन सी पुस्तक आदिम धर्म के निकटवर्ती एवं सुविचारित विश्लेषण के प्रति समर्पित है। तो ये बताना है। तो इसमें कौन सी है फ्रेंड्स, ये है बी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो आदिम धर्म का इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड सभी को पता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। तो मैथडोलॉजी, साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, टैबू, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शंस। ठीक है, तो इसका जो क्या होगा करेक्ट आंसर वो देखना है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सी, यानी ए का सेकंड जो है मैथडोलॉजी, लेवी स्ट्रास, फिर जो है बी का 1 साइंटिफिक थ्योरी आप। तो ये मेलिनोस्की की पुस्तक है, सभी को पता है। टैबू ये किसकी है, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन की, और फिर डी का हो जाएगा सेकंड। ठीक है, ए का हो जाएगा आपका सेकंड जो है लेवी स्ट्रास, फिर बी का हो जाएगा 1 मेलिनोस्की साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, और फिर टैबू सी का हो जाएगा आपका 4 यानी कि जो रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा है, और द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन ये हो जाएगा डी का 3 ये पार्सन्स की पुस्तक है, सभी को पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग लर्न करके रखिएगा। अगला प्रश्न है माइकल फूको की प्रसिद्ध पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी किस वर्ष लिखी गई। तो इंपॉर्टेंट है, फूको की पुस्तक पूछी जाती है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, ये कब लिखी गई ये बताना है। ठीक है, तो इसको लिखा गया था सी। ठीक है, यानी 1976 में। ठीक है, 1976 में। तो आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 3 प्रकार, जिस प्रकार आधुनिकीकरण ने समाज की सामंतवादी व्यवस्था को विघटित किया, उसी प्रकार आज आधुनिकीकरण औद्योगिक समाज को विघटित कर रहा है और एक अलग प्रकार की आधुनिकता का जन्म हो रहा है। ये कथन किसका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग लर्न करके रखिएगा, किसका है, सी यानी उल्रिच बेक। ठीक है, उल्रिच बेक, इन्होंने रिस्क सोसाइटी नामक एक चर्चा भी की थी। ठीक है, तो ये यही बताए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें ज्ञान का समाजशास्त्र के बारे में, जो कार्ल मैनहीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो कार्ल मैनहीम आपके थिंकर में है। ठीक है, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया नामक मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इनकी पूछी भी जाती है, आप लोग लर्न करके रखिएगा सभी। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा सत्य है। ठीक है, तो इसको कूट में बताना है, खैर लेकिन फिर भी एक बात देख लीजिए कि सभी ज्ञान एवं सभी विचार किसी स्थान तक सीमित होते हैं। दूसरा है कि उसका संबंध विचार के संबंधी सामाजिक
अथवा मूलभूत अनुकूलन सिद्धांत से हैं। विचार ऐतिहासिक समय एवं सामाजिक संरचना की विभिन्न स्थिति में निहित होते हैं। समय समय पर एक विशिष्ट समूह की अन्य समूहों की अपेक्षा सामाजिक परिघटना की समझ हेतु पूर्ण पहुंच सुगम्य हो सकती है। किसी भी समूह की सामाजिक परिघटना की समझ पूरी तरह सुगम्य नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका डी। ठीक है, यानी ए, फिर बी, फिर सी, फिर आपका डी और फिर ई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका पूरा कालक्रम है। ठीक है, यानी पूरी मैचिंग है इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है इसमें कि देखिए सूची दी गई है, उसे मिलान करना है। ये पूरा प्रॉपर दिख नहीं रहा है क्योंकि पेपर ही कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ चीजें इसमें 2-4 प्रश्न नहीं दिखते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए सांस्कृतिक परिवर्तन, कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है, पर्यावरणीय प्रजातिवाद और पारिस्थितिकीय फुटप्रिंट। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब ये जो इसको मैच करना है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा ए। ठीक है, ए वाला, यानी जो सांस्कृतिक परितंत्र है इसका क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, तो सांस्कृतिक परितंत्र यानी वह सैद्धांतिक प्रतिमान जो मानव संस्कृति और भौतिक पर्यावरण के संबंध में क्या करता है, अन्वेषण करता है। दिख तो नहीं रहा है प्रॉपर, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मुझे दिख रहा है, मैं बोल दे रही हूँ। तो आप लोग अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है कि सांस्कृतिक परितंत्र किसे कहते हैं, तो फिलहाल वहां आप समझ जाएंगे क्योंकि यहाँ संस्कृत की बात की गई है थर्ड वाले में। ठीक है, फिर बी का फोर्थ कार्बन फुटप्रिंट क्या है, तो बी का 4 यानी जलवायु परिवर्तन जो हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट की बात ही हो रही है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की। फिर आपका हो जाएगा सी का 1 यानी पर्यावरणीय प्रजातिवाद, तो सी का 1 जब उस प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है जिसमें पर्यावरणीय जोखिम की संभावना गरीबी, मुख्यतः अल्पसंख्यकों की सर्वाधिक होता है। तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे पर्यावरणीय बात हो रही है, तो पर्यावरणीय प्रजातिवाद के बारे में पूछा है। फिर पारिस्थितिकी फुटप्रिंट क्या है, ठीक है, तो फ्रेंड डी का हो जाएगा सेकंड, यानी यह जो प्रतिलाभित हेक्टेयर जो भूमि मानव मांग से संबंधित है, तो ये भूमि की बात हो रही ना, हेक्टेयर भूमि यानी पारिस्थितिकीय फुटप्रिंट। तो आप समझ गए। तो अब एक बार जब सुन लिए तो भले यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे वो पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी क्योंकि इसी से ही मैच है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो है ये आपका दिया गया है पैसेज, पूरा पैसेज है। ठीक है, तो पैसेज पढ़ने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो नया रहता है, उसी आधार पर वहां पे प्रश्न दिए रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो 10 प्रश्न हैं वो पैसेज पर हैं और पैसेज हर बार नया बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप समय ना वेस्ट करिए, बाकी जो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी वो चीजें आप सभी ने जान ली, उसको बस 2-3 बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, पैसेज दे देते हैं। इसका जो सही तरीका क्या होता है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैसेज रहेगा और इसी पैसेज में से ही आपके प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो आपको बस जो करेक्ट चीजें रहेंगी उसी पैसेज में से आपको लगानी रहेंगी, तो वो तुरंत सही हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी पैसेज वाला सर ने वीडियो भी बनाया है, उसको भी आप लोगों ने देखा है। ठीक है, तो सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। इसमें जो सारे प्रश्न अब बचे थे 10 प्रश्न, वो आपके पैसेज से ही संबंधित है। ठीक है, तो चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू सो मच।